हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैंडल्स लॉ। तो टेस्ट क्रॉस जो है जिसको हम प्रेक्षण संकरण कहते हैं, बैक क्रॉस को हम संकर पूर्व संकरण कहते हैं। ये जो दोनों जो है ये एक प्रकार जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस का हम उपयोग कोई भी जो पेरेंट्स हैं, जो संतति हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन से उत्पन्न हुई है, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन से, उनकी प्योरिटी मतलब उसकी शुद्धता, उसकी होमोजाइगोसिटी को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस अक्सर करते हैं। यदि F1PD की जो प्लांट्स हैं, इन F1PD के प्लांट्स का संकरण अगर हम पेरेंट्स के किसी भी पेरेंट्स मेल और फीमेल पेरेंट्स के साथ अगर हम कराएंगे तो उसको उस कंडीशंस में क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, संकर पूर्व संकरण उसको हम तो क्या कहेंगे वहां पर, बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे कि एपन जो राउंड शेप और जुरीदार जो सीड्स साइज वाले जो प्लांट्स हैं इनका क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर, इसी प्रकार से स्मॉल आर, तो जो बनेंगे गैमेट्स कैपिटल आर स्मॉल आर, और इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है, संकरण होता है, तो F1PD होते हैं कैपिटल आर स्मॉल। अब इसका अगर हम संकरण कैपिटल आर या स्मॉल आर किसी भी पेरेंट्स के साथ अगर यदि हम इनका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। लेकिन यदि F1PD की जो प्लांट्स हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका केवल और केवल हम संकरण जो रिसेसिव प्लांट्स हैं, जो अप्रभावी पौधे हैं, जैसे कि मान लीजिए जो वहां पर जुरीदार स्मॉल आर सीड साइज वाले प्लांट्स हैं, उनके साथ ही अगर संकरण कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक, तो जो टेस्ट क्रॉस है, ये टेस्ट क्रॉस का एक इम्पोर्टेंस क्या है, किसी संकरण द्वारा किसी भी जीव की, किसी भी प्लांट्स की होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी को टेस्ट करने के लिए ही हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस कराते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल दे रखा है कि जो F1PD के प्लांट्स हैं, यहाँ पर लंबापन वाला गुण लिया है, प्लांट्स की जो हाइट को लिया है, तो F1 पहले जो पेरेंट्स कौन से थे, कैपिटल टी लंबा, और होना का था स्मॉल टी, उनसे आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो हाइब्रिडाइजेशन के उपरांत बनी जो संतति थी F1PD वो था कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका यदि हम इसके प्रभावी जनक के साथ कैपिटल टी के साथ अगर हम संकरण कराएंगे या स्मॉल टी के साथ संकरण कराएंगे, तो वो एक प्रकार से क्रॉस क्या कराएगा, बैक क्रॉस कहलाता है। तो ये एक प्रकार से बैक क्रॉस का एग्जाम्पल है कि F1PD कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण यदि हम प्रभावी जनक के साथ कराएंगे तो 50-50 का रेशियो, एक प्रकार से यहाँ पर पूरे के जो पूरे प्लांट्स कैसे होंगे, लंबे पौधे होंगे, यहाँ पर बोनापन का गुण नहीं है। तो 100% बैकग्रोथ जब हम कराते हैं किसके साथ, प्रभावी पौधे के साथ, तो उनके 100% फेनोटाइपिक रेशियो वहां पर एक ही पौधे के प्रभाविता वाला लक्षण वाले पौधे के प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से चारों के चारों पौधे कैसे यहाँ पर लंबे पौधे। अब इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं कि संकर पूर्व संकरण का जो अनुपात होता है, यदि प्रभावी के साथ कराया है तो फिर 100% लंबे, और जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप 1:1, 50%, कैपिटल टी समयुग्म जी और कैपिटल टी स्मॉल टी विषम जी, 50-50% एक एक अनुपात में। अब यहाँ पर इसी प्रकार से जो हम ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस भी है। अब इसको हम जैसे कि लंबापन जो पीडी है F1PD कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्म जी हेटेरोजाइगस है,
इसका क्रॉस अगर हम कराएंगे बोने पौधे के साथ स्मॉल टी के साथ, जो कि अप्रभावी जनक है और कैसे हैं, समयुग्मजी हैं। कैसे ये समयुग्मजी, इनके साथ क्रॉस कराया तो इससे दो प्रकार के गेमेट्स बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इससे क्या कौन कौन से गेमेट बनेंगे, स्मॉल टी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जब टेस्ट क्रॉस कराते हैं या बैक क्रॉस जो कि हम रिसेसिव पीढ़ी के साथ कराते हैं, रिसेसिव प्लांट्स के साथ कराते हैं, अप्रभावी पौधों के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर इनका जो रेशियो होता है 50:50, 50-50 अनुपात में 1:1, मतलब 50% जो लंबे होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले विषम युग्म जो होंगे, और 50% जो बोने पौधे होंगे स्मॉल टी होंगे, और कैसे होंगे, होमोजाइगस होते हैं। तो इस प्रकार से टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस भी प्लांट्स की हेटेरोजाइगसिटी और साथ ही साथ होमोजाइगसिटी का अध्ययन करने के लिए कराया जाता है। तो इस प्रकार से जो टेस्ट क्रॉस ही क्या मतलब एक प्रकार से जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस भी होता है। क्यों, क्योंकि एक प्रकार से यहाँ पर इसका रिसेसिव जो पेरेंट्स हैं अप्रभावी जनक हैं उसको यहाँ पर लिया, और बैक क्रॉस को इसमें कह सकते हैं कि बैक क्रॉस किसी भी जनक के साथ कराया जा सकता है, मेल फीमेल प्लांट या बोने या लंबेपन गुण वाले प्लांट के साथ हम ये क्रॉस करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंसी ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स के जो नियम है उसके क्या महत्व है वर्तमान में। यहाँ पर हमने 4 इसके इम्पोर्टेंस से बताई गए कि मेंडल्स के नियमों के ज्ञान से संकर संतति में उत्पन्न होने वाले नए संयोगों और उनकी आवृत्ति के बारे में पहले से ही ज्ञान हो जाता है, जो पादप और प्राणी वैज्ञानिकों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, तो डायहाइब्रिड क्रॉस का अगर हमें ज्ञान है तो हमें इस चीज का कन्फर्म है, हमें ज्ञान होता है कि आने वाली जो पीढ़ियां, इससे बनने वाली जो पीढ़ियां हैं, यहाँ पर कौन कौन से नए रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने प्रकार के बनेंगे, उनके जीनोटाइपिक रेशियो क्या होंगे, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होंगे, उनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, इस चीज का ज्ञान वैज्ञानिकों को पहले से ही हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है कि संकरण विधि से दो विभिन्न वंशों के अच्छे लक्षणों को साथ साथ एक ही वंश में लाया जा सकता है, तो और अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं रेफेनस सेटाइवस ब्रेसिका स्पीसीज में। तो उन दोनों के माध्यम से जो कारपेंचको एक वैज्ञानिक हुए हैं, बोटनिस्ट हैं, उन्होंने एक नई किस्म का निर्माण किया जिसका नाम रेफेनोब्रेसिका कहा जाता है। तो ये जो रेफेनोब्रेसिका है, इस रेफेनोब्रेसिका में दोनों दोनों जो प्लांट्स है उनके गुण उपस्थित हैं। इसी प्रकार से हम एक जो जंतु है उसके बारे में एनिमल्स में भी इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। खच्चर, जो खच्चर जो किस्म की जो घोड़े हैं, इनका जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई, एक तो घोड़े और साथ साथ जो गधे हैं इनके आपस में क्या कराया गया, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, संकरण कराया। तो संकरण के माध्यम से एक नई किस्म जो उत्पन्न हुई वो हम कहते हैं खच्चर। ये जो खच्चर होते हैं इनकी माल ढोने की क्षमता अधिक होती है, और साथ साथ इनमें इनके एक प्रकार से जो सुंदरता है, जो कि घोड़े की सुंदरता वहां पर उपस्थित होती है। इस प्रकार से दो विभिन्न वंश हैं, उनके जो लक्षण है, अच्छे लक्षण है, उन अच्छे लक्षणों को एक ही प्लांट से हम ला सकते हैं। तीसरा है मेंडल्स के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा उच्च उत्पादन वाली फसलें, पौधों, फलदार वृक्षों की किस्मों को विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार संकरण द्वारा गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी की अच्छी नस्लें विकसित की जा सकती है। जैसे कि आप जानते हो मुर्रा जो नई जो एनिमल्स की वेराइटीज हैं, जो दूध देने वाली किस्में हैं, इन सब का जो निर्माण है वो हाइब्रिडाइजेशन विधि के माध्यम से ही किया गया। एक मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजनकी यूजेनिक्स मेंडले नियमों पर ही आधारित है। दूसरा जो मेंडल्स के लॉज हैं, इन मेंडल्स के लॉज का भी हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो अप्रभावी जीन्स के द्वारा होने वाले जो डिजीज हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज है, हीमोफीलिया है, साथ ही साथ एनीमिया है, जो विभिन्न डिजीज होते हैं जो कि इनके रिसेसिव जीन्स के कारण से होते हैं, और जब तक इनका डोमिनेंट जीन्स वहां पर प्रेजेंट होता है, ये
अपना प्रभाव दिखा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो डोमिनेंस जीन्स के कारण से रिसेसिव जीन्स अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, तो वो जो जीव है वो जीव उन डिजीज के हानिकारक प्रभावों से बच जाता है। तो इस प्रकार से वर्तमान में मेंडल्स के जो नियम हैं इनकी इम्पोर्टेंस ही होती है। दूसरा, मेंडल्स के नियमों के बाद में भी विभिन्न प्रकार के संकरण प्रयोग या जेन इंटरेक्शन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक यहाँ पर वर्ड आया यूजेनिक्स, मतलब जेनेटिक्स का मानव जाति सुधार में अध्ययन की जो शाखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। तो ये यूजेनिक्स है, इसके माध्यम से मनुष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के डिजीज हैं जो कि किसी न किसी जीन्स के कारण से होते हैं। ऐसे हार्मफुल जो जीन्स हैं, इन हार्मफुल जीन्स को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स कर देते हैं किनसे, जो कि यूजफुल जो जीन्स होते हैं, जो अच्छे जीन्स होते हैं उनके माध्यम से इन हार्मफुल जीन्स को हम रिप्लेस करके मानव जाति में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के डिजीज हैं उनसे मनुष्य जाति को हम सुधार सकते हैं। थैंक यू।